हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अखिल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं कुछ लाइनें अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट को डेडिकेट करना चाहता हूं। मेरी लाइनें ये आपके लिए हैं, जरा गौर फरमाइएगा। क्या लाइनें हैं कि सबके लबों पर एक दिन तेरा नाम होगा। जी हाँ, सबके लबों पर तेरा एक दिन नाम होगा। हर कदम पर, हर कदम पर तेरे दुनिया का सलाम होगा। हर मुसीबत, हर मुसीबत का सामना करना तो डट कर, देखना समय भी एक दिन तेरा गुलाम होगा। जी हाँ, ये लाइनें आपके लिए हैं और ये लाइनें बहुत मोटिवेट करती है मुझको भी, और आई होप आपको भी बहुत मोटिवेट करेंगी। क्योंकि आप लोग जो अपने एम पर चलते हैं तो रास्ते में बहुत मुसीबतें आती हैं, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वहां पर एक सच्चे गुरु की तलाश होती है आपको, और एक अच्छे मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो ये लाइनें आपको वहां पे बहुत काम करेंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो लोग पहली बार इस वीडियो में हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें। तो ओके दोस्तों, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एफआरसी के बैच में हम लोग फाड़ू रिवीजन बैच हम लोग चला रहे हैं। ये इसमें हम लोग ने पिछली क्लास में अवकल समीकरण को स्टार्ट किया था, और इस अवकल समीकरण में आपने दो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखे थे। पहला कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था, कोटि और घात ये कैसे निकालते हैं, ये चीज मैंने आपको बताई थी। और दूसरा कॉन्सेप्ट था कि किसी समीकरण को अवकल समीकरण के कैसे सत्यापित करते हैं, कि मतलब इस समीकरण का ये अवकल समीकरण है। तो ये दो चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में क्लियर किया था। जिन्होंने वो वीडियो ना देखी हो प्लीज वो वीडियो आपको देख लें। इसके बाद आज मैं उसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स एक्सरसाइज 9.3 का जो कॉन्सेप्ट है, मीन्स कुल के वक्रों का अवकल समीकरण, तो उस चीज को आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आईआईटी जेई में भी पूछा जाता है इससे क्वेश्चंस। और कुछ आज मैं ट्रिक भी बताने वाला हूं आप लोगों को कि जेई मेंस के एग्जाम में कैसे कोई भी चीज हल्की से आपको लर्न करके आप उससे जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चनों के आंसर आप लोग दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए कुछ स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल से। और आज जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बोर्ड के एग्जाम में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, मैं बता ही रहा हूं। साथ ही साथ जेई मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो आज जो हम लोग जो नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि किसी वक्र के, हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे हम लोग कि किसी वक्र के कुल का अवकल समीकरण, ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। क्लियर? तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करूंगा आपके लिए। उनको आप लोग को अच्छे से देखना, अच्छे से समझना है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं, y इक्वल टू ए ई टू द पावर 3x प्लस बी ई टू द पावर माइनस का 2x के कुल को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। क्लियर दोस्तों, क्वेश्चन को एक बार आपको समझना भी अच्छे से पड़ता है कि क्या क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन को हम लोग क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या है, आपको एक कर्व दिया हुआ है, मतलब एक वक्र दिया हुआ है, वक्र का समीकरण दिया हुआ है आपको। उसमें से इसके कुल को, कहीं पर भी ये आ जाए, कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण। ठीक है, कहीं भी ये चीज आता है तो बस आपको एक चीज माइंड में रखनी है कि आप पहले वक्र को देखें। वक्र क्या दिया है आपका, y इक्वल टू ए ई टू द पावर 3x प्लस बी ई टू द पावर माइनस का 2x।
मतलब इस पूरे वक्र में कितने आपके कांस्टेंट है, मतलब इनको हम लोग बोलते हैं स्वैच्छ अचर। मतलब इस वक्र में जितने स्वैच्छ अचरों की संख्या होगी इसकी कोटि उतनी ही होगी। कोटि उतनी ही होगी का मतलब क्या, कल मैंने बताया था कि इसका उतनी बार अवकलन करेंगे। दैट मीन्स हमारा यहां से ये निकल के आया कि इस वक्र में जितने भी स्वैच्छ अचर हैं, यहाँ पे ए बी सी डी ये सब स्वैच्छ अचर होते हैं, तो इसमें कितने हैं, 2 हैं, तो इसे कितने बार अवकलन करेंगे हम लोग, 2 बार अवकलन करेंगे। तो 2 बार इसका करेंगे हम लोग अवकलन, और जब हम लास्ट में जो अवकल समीकरण निकालेंगे वहां पर ए और बी को नहीं होना चाहिए, मतलब उनको हमको रिमूव करना है। तो बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कैसे करते हैं देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा ये, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, आप जानते हैं इसका अवकलन क्या हो जाएगा, ए इसका 3 पहले आ जाएगा e की पावर 3x प्लस बी माइनस 2 पहले आ जाएगा e की पावर माइनस का 2x। तो सिंपली और अच्छे से कर लेते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3a e की पावर 3x माइनस का 2b e टू द पावर माइनस का 2x। इक्वेशन इसको फर्स्ट डाल दीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड डाल दीजिए। क्लियर। अभी हमने देखो इसका एक बार अवकलन किया, इसका हमें 2 बार दूसरी बार करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें 2 स्वैच्छ अचर हैं। तो दूसरी बार इसका अवकलन करते हैं, क्या हो जाएगा ये d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, तो कितना 3 का 9 9a e की पावर 3x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2 2 जा 4b e टू द पावर माइनस का 2x। ये आपका थर्ड इक्वेशन है, ये आपका डबल डेरिवेटिव हो गया। 2 बार मैंने इसका अवकलन कर दिया। अब हमारा आंसर ये हो जाता, लेकिन यदि यहां पर ए और बी ना होते, अब यहां पर ए और बी भी है, तो इनको हमको रिमूव करना है। तो इनको रिमूव करना ही बहुत बड़ी बात है। तो कैसे रिमूव करते हैं देखो, यहां पे तो बहुत हल्का सा हम लोग माइंड लगाते हैं। कैसे करेंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, इसको देखो मैं इस फॉर्म में लिखता हूं मैं। क्लियर। इसको देखो हमारे यहाँ पे 3a e की पावर 3x है, तो इससे मैं 3 को हटा लेता हूं, तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिख दूं 6a e की पावर 3x, और इसको मुझे ये बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मुझे माइनस का 2 भी अलग रखना पड़ेगा, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस का मैं 6b e की पावर माइनस का 2x कर दूं। अब देखिए यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 6 ले लिए, कितना बचा 3 बचा सर, तो 3a e की पावर 3x ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने प्लस का लिखा हुआ है, तो मुझे घटाना पड़ेगा कितना 2b e की पावर माइनस का 2x, मुझको माइनस भी करना पड़ेगा। अब देखो पूरा जरा सॉल्व कर लो आप लोग, 3 और 6 और 3 कितना हुआ 9, और प्लस का 6 माइनस का 2 कितना हुआ 4। क्लियर, वो चीज लिखी हुई है आपकी। अब देखिए यहाँ से हमारा काम बन गया। क्या काम बना सर, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 6 यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, तो a e की पावर 3x प्लस b e की पावर माइनस का 2x, और प्लस अब देखिए ये पूरा का पूरा क्या लिखा हुआ है, ये यही तो लिखा हुआ है, ये इसका मान क्या है dy अपॉन dx, तो यहाँ पे क्या रख दो dy अपॉन dx। ठीक है। अब क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू ये 6। अब ये भी जरा गौर से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, ये तो y लिखा हुआ ना, जो y दिया हुआ है, देखो ये y है, तो यहाँ पे 6y और प्लस dy अपॉन dx। सिंप्लीफाई कर लेते थोड़ा एक साथ ले आते हैं, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का dy अपॉन dx माइनस का 6y इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो मतलब देखिए लास्ट में यहाँ पे देखो इस अवकल समीकरण का कोटि क्या है, मैंने बताया था मैक्सिमम कितना डेरिवेटिव है 2, तो इससे कितना है कोटि 2। क्यों, क्योंकि हमने इसको 2 बार अवकलन किया है। अब इस पूरे समीकरण में कहीं पर भी आपको ए और बी जो स्वैच्छ अचर थे वो नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितने स्वैच्छ अचर हो उतनी बार आपको अवकलन करना है, और लास्ट में इन दोनों की हेल्प से समीकरण जो बनेंगे आपके उनकी हेल्प से आपको ए और बी को रिमूव करना है। क्लियर दोस्तों। चलिए ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोग लेके आया हूं। क्या दिया y इक्वल टू
ए साइन एक्स प्लस बी के कुल का अवकल समीकरण, के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करो। क्लियर? तो इसका हमें क्या निकालना है? कुल के अवकल समीकरण निकालना है। तो ये भी आसान है, देखते हैं हम लोग। अब ये हमारे पास वक्र क्या हुआ, यहां पे हमारे पास वक्र है y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी। तो अब यहां पे बताइए कितने स्वैच्छे चर है? सर यहां भी दो हैं, एक a है दूसरा b है। तो कुछ नहीं, आप दो बार इसका क्या कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए। तो पहली बार इसका अवकलन क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए साइन क्या हो जाएगा, cos x प्लस बी। और जब अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल वन ही है, तो वन से कोई मतलब है नहीं है, तो पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरी बार करो तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए कॉस क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स प्लस बी, ये हो गया। तो माइनस बाहर ले लेते हैं, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ए साइन एक्स प्लस बी। ये आपका थर्ड ले लीजिए, सेकंड ले लीजिए, ये फर्स्ट ले लीजिए। क्लियर? देखिए दो यहाँ पे थे आपके स्वैच्छे चर, तो आपने इसका दो बार कर दिया अवकलन। अब दो बार अवकलन में ये आपका आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे ए भी आ रहा है बी भी आ रहा है, तो इसको हम लोग को रिमूव करना है। तो देखो कैसे रिमूव करेंगे, ये बताओ। ये क्या लिखा हुआ है, ए साइन एक्स प्लस बी, और ए साइन एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, वाई। तो यहाँ पे मैं वाई लिख सकता हूँ, तो बहुत आसानी से हो गया सर। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का वाई, इसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई इक्वल टू 0। ये आपका ये फाइनल आंसर है। ठीक है? तो कितने थे आपके इसमें स्वैच्छे चर, दो थे। आपने इसका दो बार अवकलन किया, देखो लास्ट में ए भी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो ये हमारा मोटो रहता है कि इन क्वेश्चनों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जहां कहीं भी कुल के अवकल समीकरण आए वहां पे ऐसी कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। क्लियर? अब आपके पास ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको वक्र दिया ही नहीं होगा। ठीक है? अब जो अगला क्वेश्चन बता रहा हूं वो आईआईटी जेईई के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बार शायद यूपी बोर्ड में भी उसको पूछ लिया जाए। क्लियर? तो उसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एक, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड ले लेते हैं। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग जरा इनका ना स्क्रीनशॉट ले लिए करिए, और इसकी फेयर बनाते रहिए, क्योंकि मैं ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे एक एक कॉन्सेप्ट के ही रहेंगे, क्योंकि जो भी कुल का अवकल समीकरण है उसमें इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आगे कराऊंगा वो भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें दो चीजें हैं आपकी, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो रहे हैं, और जो क्रम से जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो कॉन्सेप्ट आपको माइंड में भी रखना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्या है, एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त के वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करो। ठीक है? अच्छा, अब हम जरा समझते हैं कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्लियर? देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है वो जरा देखो आप लोग। इसमें क्या है कि देखो करा एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का, मतलब ऐसे बहुत सारे वृत्त बनेंगे जो एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर टच करेंगे। क्लियर? अब देखिए कौन कौन से होंगे, जरा हम लोग देख लेते हैं। इसका मैं डायग्राम बनाता हूं, देखो कैसे डायग्राम बनेगा। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। यदि मैं एक वृत्त, ये है आपका मूल बिंदु, अब मूल बिंदु किसमें, एक्स अक्ष में टच करना है, तो एक्स अक्ष ये है आपकी, ये एक्स डैश वाई डैश।
तो एक वृत्त देखो मैं ये बना सकता हूँ, एक वृत्त मेरा ये बन सकता है, ये वाला, ठीक है। एक वृत्त मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, देखो ये भी टच करते हुए जा रहा है। एक वृत्त मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ये भी टच करते हुए जा रहा है, ठीक है। इस तरह के जितने भी ये वृत्त हैं, सारे के सारे वृत्त एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर टच करते हुए जा रहे कि नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे अनंत वृत्त बनेंगे आपके। तो ये इनका एक कुल हो गया, कुल मीन्स क्या, जनरेशन हो गई। तो ऐसे जितने भी आपके वृत्त बनेंगे उन सभी का आपको अवकल समीकरण निकालना है, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्लियर। तो इसमें आपको सबसे पहले आपको कर्व निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये होगी, इस वाले की त्रिज्या ये, इस वाले की त्रिज्या ये। तो त्रिज्या बदल रही है ना, तो हमने लिख लिया क्या, माना। इसमें त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या को लिख लीजिए माना। इसमें जो बिंदु हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 0, a। क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष में तो हम कुछ जा नहीं रहे हैं। ये वाला जो बिंदु क्या हो जाएगा, हमने 0, a मान लिया। क्यों, क्योंकि a यहाँ पे बदल रहा है। यहाँ पे a कुछ और होगा इसकी वैल्यू, यहाँ पर कुछ और बदल जाएगा, कुछ और बदल जाएगा। तो a यहाँ पे वेरी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या ये हो जाएगी। क्लियर, ये बिंदु है। अब हमें निकालना है वृत्त का समीकरण निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं यहाँ पे, वृत्त का समीकरण। तो समीकरण आपने जानते हो आप लोग क्या होता है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू त्रिज्या का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है, आपकी त्रिज्या है, ठीक है। ये आपके क्या है, बिंदु है, ठीक है। और ये आपकी त्रिज्या, त्रिज्या यहाँ पे क्या दी है, त्रिज्या बराबर यहाँ पे है a। तो ये आपका समीकरण हो गया। यदि ये एक्स अक्ष को टच कर रहा है तो ऐसा बनेगा डायग्राम, और इसके बिंदु क्या हो जाएंगे, 0, a हो जाएंगे। तो ये आपका समीकरण सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, और सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ay इक्वल टू a स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ay। ये आपका वक्र बन गया, ठीक है। ये वक्र कैसा वक्र है, ये ऐसा वक्र है जो एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर टच करते हुए वृत्त का ये कर्व है। क्लियर, ऐसे बनेगा। अब हम क्या करते हैं, अब जरा आप लोग देखो, इसमें कितने आपके स्वयं चर है, एक। तो इसका कितनी बार अवकलन होगा, सिर्फ एक बार। तो करते हैं इसका अवकलन। तो क्या हो जाएगा इसका अवकलन, 2x प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2a, y का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर। अब हम यहाँ पे थोड़ा इनको अलग अलग कर लें। देखो 2 तो सब हट जाएंगे यहाँ से। तो क्या बचेगा हमारा, x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू a डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए एक बार करना है अवकलन, तो ये इसका आंसर होता, लेकिन यहाँ पे a है तो a को आपको रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव कर लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं। तो इनको एक तरफ ले जाते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, a डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स। क्लियर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन कर ले यहाँ से, हाँ सर कॉमन कर लेते हैं। तो a माइनस वाई इक्वल टू एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, x अपॉन a माइनस का y। ये आ गया। चलो अब यहाँ पे a है तो a को रिमूव कर लें। तो a का मान यहाँ से निकालो आप लोग, इधर से a बराबर क्या निकालेगा बताओ जरा। तो यहाँ से a बराबर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y। ये यहाँ से निकल आएगा। अब एक a बराबर ये, इसको यहाँ पर रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा ये, इसके बाद से इधर से तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y माइनस का y। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन एलसीएम ले लेंगे ऊपर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर, और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो 2y ऊपर आ जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर। अब देखो इस आंसर में क्या कहीं जो है a आ रहा है क्या आपका,
बिल्कुल नहीं आ रहा सर, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करते हैं। तो कहीं भी यदि वर्ड प्रॉब्लम हो, हिंदी में लिखी हो, तो उसको पहले आप लोग को डायग्राम बना करके उसका वक्र निकालेंगे। वक्र निकालने के बाद फिर इसको जो है, जैसे आप लोग इस तरह क्वेश्चन करते थे ना कि कितने आपके स्वैच्छ चर हैं, उतनी बार आकलन करेंगे, फिर उसको आपको रिमूव करेंगे, तो इसमें डबल डबल काम होते हैं। तो ये क्वेश्चन IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को तो जो अच्छे बच्चे होते हैं उसके आंसर आप लोग याद ही कर लेते हो। यदि हाँ अच्छा वृत्त है और मूल बिंदु को एक्स अक्ष पर टच करेगा तो इसका ये आंसर आ रहा है। क्लियर। अब इसी में ही एक क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली में दिया हुआ है कि यही वृत्त एक्स अक्ष को ना टच करके वाई अक्ष को टच करे, तो देख लेना यदि ये वाई अक्ष को टच करते तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यदि ये आपको किसको टच कर रहा है, एक्स अक्ष में, एक्स अक्ष को कर रहा है ये, और यदि कहीं भी वाई अक्ष का आ जाए तो सिंपल है कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंजमेंट, क्या dy/dx बराबर दोनों उल्टा हो जाएंगे, ये ऊपर जाएगा लेकिन माइनस के साथ में, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वो नीचे आ जाएगा 2xy। ये देखो, तो इतना बस फर्क आता है। ये किसमें आपका, ये एक्स अक्ष को टच कर रहा है मूल बिंदु पर, ये वाई अक्ष में टच कर रहा है मूल बिंदु पर। तो देखो इन दोनों पे आंसर है, एक ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। तो कभी कभी जेई में जो दोनों को मिक्स कर देता है, वो एक्स अक्ष को और वाई अक्ष को दोनों को टच कर रहा है, दोनों को मिला करके इसका संमिलित रूप से पूछ लेगा इसका। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे कर लेते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जेई मेंस और IIT वाले वही बच्चे क्रॉस करते हैं जो थोड़ा सा माइंड के तेज होते हैं और जो पढ़ने में अच्छे होते हैं। तो आप लोग इसको पूरा सॉल्व ना करके एग्जाम टाइम में हल्का सा कुछ चीजें आप लोग को नोट के रूप में लिख लिया करिए कि कहीं भी वृत्त आता है, यदि आप एक चीज लर्न कर लीजिए कि एक्स अक्ष का आपका ये आंसर है तो वाई अक्ष का आप लोग ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के एग्जाम के पर्पज से, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। यदि आपका इस तरह आता है तो ऐसे डायग्राम बनेगा, वृत्त का समीकरण हम लोग ऐसे निकालेंगे। तो ये यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हैं। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, पूछ सकता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्योंकि फटाफट करना हम लोग को, बहुत रिवीजन, फास्ट रिवीजन ये बैच है। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़े हैं, बस आपको एक बार हल्का सा रिकॉल करवाता हूं मैं। और जिन बच्चों ने नहीं अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो जो मेरा तरीका है, आई होप जो मेरे बच्चे हैं वो समझते हैं, क्योंकि उन्हीं की रिक्वेस्ट पर ही मैंने ये बैच को स्टार्ट किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अभी 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, इसके बाद फिर ये कॉन्सेप्ट पूरा फिनिश हो जाएगा आपका, ठीक है। और हर टाइप के क्वेश्चन है इसमें। चलिए अब क्या हम लोग एक परवलय की बात कर लेते हैं। क्या है, लिखो जरा। क्वेश्चन है, ऐसे परवलय, क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से समझा करो। ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करो। कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करो जिनका शीर्ष बिंदु, जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है, जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है, तथा जिनका अक्ष धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में है। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्लियर। मतलब ऐसे कुल का समीकरण निकालना है आपको जिसका ऐसे परवलय, अब देखिए यहां पे आ गया, ये क्या था आपका वृत्त था, ये आपका परवलय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये कोनिक सेक्शन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कक्षा 11 में आप लोग ये सब पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो उसी का एप्लीकेशन यहाँ पे है। तो ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण निकालना है जिसका जो शीर्ष कहां पे हो, मूल बिंदु पर हो, और जिसका अक्ष कहां पे हो, धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में। देखिए इसका डायग्राम कक्षा 11 में सब बता चुका हूं मैं आपको कैसे बनते हैं। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। चलिए तो एक इसमें लोग क्या है, ये है ना आपकी एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा। हाँ सर यही है। तो हम लोग कहां बनाएंगे, इधर बनाएंगे। देखो एक तो डायग्राम आपका ये बन जाता है, ये बन गया, ठीक। अब ऐसे कुल के हैं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। एक ये भी सर हो सकता है परवलय, ये हो सकता है, ठीक है। एक परवलय ये हो सकता है, ये ले हो सकता है।
तो ऐसे बहुत सारे परवलय हो सकते हैं, ठीक है। इसका शीर्ष कहाँ पे, मूल बिंदु मतलब 0,0 पर है, और इसकी नाभि ये क्या होती है, A,0 ये होती है, ठीक है। तो यदि ऐसे डायग्राम है, ऐसे परवलय का समीकरण है, तो इसका क्या निकलता है, इसका हम लोग क्या निकालते हैं, y² बराबर 4ax। इसके चार मानक होते हैं, y² बराबर 4ax, दूसरा y² बराबर -4ax, तीसरा x² बराबर 4ay, और चौथा है x² बराबर -4ay। ये कब है, जब x अक्ष की प्लस दिशा में हो, पॉजिटिव में हो, जब ये x अक्ष की निगेटिव में हो, ये जब क्या है, जब y अक्ष में हो, y अक्ष का पॉजिटिव हो, और ये कब है, जब y अक्ष का निगेटिव हो। तो ये चारों चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, क्लियर। ये कक्षा 11 में आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से इनको बताया जाता है। तो अभी हमारा यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, ये धनात्मक x अक्ष की दिशा में है, तो इसे हम लोग को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, तो हमारा कौन सा समीकरण हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा जो वक्र हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं मैं। यहाँ पे जो वक्र होगा, वो वक्र क्या दिया है, वक्र हमारा हो जाएगा y² बराबर 4ax, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे कितने आपके हैं स्वैच्छिक चर, ओनली 1, तो एक है, तो एक बार करिए आप लोग, तो क्या हो जाएगा इसका 2y इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, क्लियर। अब ये 2 यहां से हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा y dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a, क्लियर। अब यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे a आ रहा है, तो सिंपल है, आप इसको 1 डाल दीजिए, इसको 2 डाल दीजिए, आप a को रिमूव कर दीजिए एक की सहायता से। तो इसके यहां से, इसके द्वारा हम लोग a का मान निकाल लो। यहां से a का मान क्या निकलेगा बताओ दोस्तों, a इक्वल टू y² अपॉन 4x, सिंपल है, इसको उठा के यहां रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा ये, तो ये हो जाएगा y dy अपॉन dx इक्वल टू 2, a की वैल्यू क्या है वहां पे a की वैल्यू है y² अपॉन 4x, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2x 2 आ जाएगा, तो y dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा y² अपॉन 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 2xy dy अपॉन dx इक्वल टू y², इसको इधर ले आइए, तो आपका आंसर हो जाएगा 2xy dy अपॉन dx माइनस का y² इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो फाइनल में लास्ट में क्या आया, एक बार अवकलन आ रहा है, इसकी कोटि कितनी है, एक, क्योंकि यहाँ पे एक स्वैच्छिक चर है, और इसमें कहीं a आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रश्नावली में आपके y अक्ष में भी दिया हुआ है, क्लियर, किसमें दिया हुआ है, y अक्ष में भी दिया हुआ है, तो वहां से भी आप लोग निकाल सकते हैं, क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे कि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हिंदी में लिखे हुए हैं, आपको पहले डायग्राम बना करके पहले आपको उसका वक्र निकालना होगा, वक्र निकालने के बाद फिर जो कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट और सेकंड में बताए उसको आपको अप्लाई करना है, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को और कराऊंगा, वो होगा आपका दीर्घवृत्त का, साथ ही साथ आपके सारे रिवीजन हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें, क्लियर। इनको आप लोग नोट्स में बनाते हुए चलें, आप एक छोटी सी इतनी कॉपी बना लीजिए, उसमें से मैथ के मैं सारे चैप्टरों का ऐसे ही यूनिट वाइज छोटे छोटे क्वेश्चनों के माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब जब आपके बोर्ड एग्जाम होंगे उस टाइम पर आपको इन्हीं का रिवीजन करना है, बाकी सारे क्वेश्चनों को आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, क्लियर। क्योंकि अब एग्जाम कब है, डेट भी अभी क्लियर नहीं है, अचानक से एग्जाम आ सकते हैं, तो इतना टाइम नहीं है कि आपको सारा चीज रिवाइज करना पड़े, और एग्जाम भी बहुत कम गैप में होंगे, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा मटेरियल आपको अपने पास रखना है, उसी को आपको रिवाइज करके जाना है, क्लियर। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूं, फिर ये वाला कॉन्सेप्ट आपका फिनिश हो जाएगा। ये आपका 9.3 का जो कॉन्सेप्ट था, जितने टाइप के क्वेश्चंस आते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दिए। अब आपको मैं 9.4 का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो भी है। चलिए एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, क्या 5 क्वेश्चन है कि ऐसे दीर्घवृत्त, ऐसे दीर्घवृत्त के कुल
के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करो जिसकी नाभियां एक्स अक्ष पर हैं, एक्स अक्ष पर है तथा केंद्र मूल बिंदु पर है, तथा केंद्र मूल बिंदु पर है। क्लियर दोस्तों, ये आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन है आसान, जिसने लगाया होगा ठीक है, लेकिन इतना सॉल्व करने के तरीके में भी थोड़ा डिफरेंस इसमें आ जाता है। जैसे पूरा क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, मतलब सिंपल क्या क्वेश्चन है कि आपको आप दीर्घवृत्त है तो दीर्घवृत्त के कुल का अवकल समीकरण निकालना है। इसकी नाभियां, ध्यान दीजिएगा, दीर्घवृत्त में नाभि और केंद्र, इनके द्वारा दीर्घवृत्त की रचना होती है। और परवलय में इसकी जो नाभि होती है और इसका जो शीर्ष होता है, इसके द्वारा इसकी रचना होती है। और जो वृत्त होता है उसमें जो केंद्र और त्रिज्या, उसके द्वारा उसकी रचना होती है। तो इसमें क्या कर रहा है, हमें दीर्घवृत्त है, देखो यदि हम इसका डायग्राम बनाए तो डायग्राम इसका क्या बनेगा, ये एक्स अक्ष है आपका, ये वाई अक्ष है। अब देखिए क्या केंद्र है, तो यहां पे लेंगे तो एक दीर्घवृत्त हमारा ये बन सकता है। ठीक है, ये केंद्र, ये इसकी नाभि हो गई है। दूसरा ये बन सकता है, तीसरा ये बन सकता है। तो इस टाइप से इसका केंद्र तो मूल बिंदु पर ही है, लेकिन इसकी नाभियां क्या हो रही हैं, बदल रही हैं। ठीक है, तो अब आप लोग जानते हैं कि एक्स अक्ष में हम लोग क्या होते हैं, एक्स अक्ष आपका यहाँ पे दीर्घ अक्ष होता है। ये आपका क्या है यहाँ पे, ये आपका दीर्घ अक्ष। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, ए लेते हैं। और ये क्या है आपका लघु अक्ष, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, बी लेते हैं। क्लियर, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये आपका ए, ये आपका बी होता है। क्लियर, तो ये सब चीज आप लोग जानते हैं। अब देखिए यदि दीर्घ अक्ष ए पर है और ये एक्स अक्ष पर है, तो इसका समीकरण क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपका दीर्घवृत्त का स्टैंडर्ड मानक समीकरण होता है। कब, जब इसमें क्या हो, ये एक्स अक्ष पर हो। अब यदि वाई अक्ष पर, तो इसका समीकरण ये हो जाता है, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कहां पे है, ये आपका वाई अक्ष पर। क्लियर, तो ये चीज है, ऊपर वाला एक्स अक्ष पर है, नीचे वाला वाई अक्ष पर है। क्लियर, अब यहाँ पे ये ध्यान देना, अब देखो सिंपल सा है, जानने वाला ए क्या होता है आपका, दीर्घ अक्ष होता है। तो ए यहाँ पे किसके साथ में है, एक्स के साथ में, तो एक्स अक्ष आपका दीर्घ अक्ष हो जाएगा। यहाँ पे ए किसके साथ में, वाई के साथ में, तो वाई क्या हो जाएगा, दीर्घ अक्ष हो जाएगा। तो इसका आपका ऐसे बनता है अवकल समीकरण। कैसे बनता है इसका दीर्घवृत्त, आप सब लोग जानते हैं, आप लोग ये इसके ऐसे बनेंगे। ठीक है, ये भी इस तरह के क्वेश्चन है आपका, ये भी सॉल्व करेंगे आप लोग। तो अब यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन था वो क्या है, इसकी नाभि कहाँ पे है, एक्स अक्ष पर है। तो एक्स अक्ष के लिए मेरा समीकरण क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वक्र होगा मेरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर, अब जरा यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कितने आपके स्वैच्छिक चर हैं, सर 2 हैं। कौन कौन से, ए और बी। ठीक है, चलिए तो अब सॉल्व कर ले, 2 बार इसका अवकलन करना पड़ेगा। करिए इसका अवकलन, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ऊपर 2x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर, ऊपर से 2 कॉमन करके हटा दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x अपॉन ए स्क्वायर प्लस y अपॉन बी स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस का x अपॉन ए स्क्वायर, ये हुआ। अब इसके जो साथ में उसको मैं बटे में लेके आ रहा हूँ, तो पूरा का बटे क्या हो जाएगा y अपॉन बी स्क्वायर। क्लियर, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स बी स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर। अब इस पूरे को मैं इधर ले आ रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब मैं इधर ले आऊंगा इसको, इसी तरह मैं इसको रख ले जाता हूँ। कांस्टेंट को मैं एक तरफ करता हूं और वेरिएबल को मैं एक तरफ कर लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम इसको लेके आएंगे तो ये हो जाएगा y अपॉन
एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर हो जाएगा ना? सॉल्व करें तो आपको यही मिल जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। अब देखिए, अब यहाँ पे कांस्टेंट पूरा एक तरफ हो गए ना, ये सारे कांस्टेंट हैं। जब इसका मैं दोबारा अवकलन करूंगा तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, तो लास्ट में मुझको कोई ना कोई कांस्टेंट मिलेगा ही नहीं, तो मुझको उसको रिप्लेस करना ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा माइंड लगाइए आप लोग। क्लियर? तो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड मान लें, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो क्या हो जाएगा देखो, पहले को रखा दूसरे का अवकलन, तो इसका क्या हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस दूसरे को रखा मतलब dy अपॉन डी एक्स को रख दिया, इसका कर रहा है अवकलन। अब देखिए ये अंश और हर है, तो अंश और हर में क्या होता है, हर 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 महादेव, तो हर को रखा अंश का अवकलन, तो dy अपॉन डी एक्स प्लस हर को रखा अंश का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा वो जीरो, क्योंकि पूरा क्या है आपका कांस्टेंट। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, नीचे यहाँ पे क्या पूरे क्या एक्स स्क्वायर है ना, ये तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब मैं यहाँ पे गुणा करूंगा इसके आगे यहाँ बताता हूं मैं, तो हम इसको यहाँ पे करेंगे तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर, तो क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस का वाई और पूरे का क्या है एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जीरो। इससे ये कट जाएगा, इससे एक्स एक्स ये कटेगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, हाँ कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो। ये आपका आंसर है। क्लियर? तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चालाकी दिखाते हैं हल्की सी। क्या चालाकी रहेगी हमारी? चालाकी ये है कि हम करते क्या थे, इसमें दो बार हैं आपके स्वैच्छिक चर, दो बार करेंगे। अब यदि आप यहाँ पर यहीं पे करते हैं फिर यहाँ पर भी हो जाता, तो आपको फिर वहां से a अपॉन बी का मान निकालना पड़ता। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन को एक तरफ करके इसको मैंने अलग अलग कर दिया, तो डायरेक्ट ही मुझको अवकल समीकरण मिल गया। क्लियर दोस्तों? तो ऐसे क्वेश्चन आपके YHV वाला भी आप लोग कर लेंगे, ये प्रश्नावली में दिया हुआ है YH वाला भी, तो लेकिन XH के ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट आज आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे भी जाते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन तो कन्फर्म आपका आना ही आना है। ठीक है, तो इनको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके इन क्वेश्चन को तो जरूर लगा लीजिएगा। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लगवाता हूँ उनको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पूरी प्रश्नावली बहुत बड़ी प्रश्नावली है ये अवकल समीकरण की, और इसमें से यदि आप इतने क्वेश्चन लगा लेते तो आपको पूरा कंप्लीट रिवीजन आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो पर डे आप लोग इसका रिवीजन कर लें, क्योंकि ये फाड़ू रिवीजन बैच है। यदि आपने ये पूरा रिवीजन अच्छे से कर लिया तो आप एग्जाम पेपर को पूरा फाड़ के आएंगे, पूरा क्लियर करके आएंगे। 95 पर टारगेट है हमारा इस मैथ में नंबर लाने का। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन मैं यही फिनिश करता हूँ। ठीक है, मैं कल नेक्स्ट सेशन में 9.4 का जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अवकल समीकरण को हल करने की विधियां, उसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कैसे करते हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा, करने का कैसे तरीका अच्छे से वो बताऊंगा। तो वो आप लोग अगली वीडियो का भी इंतजार करें, वो कल जल्दी वीडियो आपके सामने आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग खूब पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए, लेकिन अभी आपको मंजिल तक पाना है। जो भी परेशानियां हैं, जो भी मुसीबतें आए, मेरी जो शुरुआत की जो 4 लाइनें थी वो जो मैंने आप लोगों को डेडिकेट किया था, उनको आप लोग जरूर माइंड में रख करके अपने लक्ष्य को हासिल करें। ठीक है दोस्तों, तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज का ये सेशन फिनिश करता हूं। मैं जल्दी लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए आप लोग अखिल सर के साथ। जय श्री कृष्णा।